गुजरात में आज दूसरे और फाइनल फेज की पोलिंग हुई। गुजरात को अगर बीजेपी की जीत की प्रयोगशाला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी बीते 27 वर्षों से लगातार चुनाव जीतती आई है। 24 वर्षों से ज्यादा समय से लगातार बीजेपी का यहां शासन है। गुजरात चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में बदल जाते हैं तो ये तय है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हम बताने जा रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि बीजेपी फिर से गुजरात में चुनाव जीत रही है और बीजेपी इस बार 2017 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। यहां आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 में पाटीदार आंदोलन था और बड़ी संख्या में बीजेपी को बड़ी सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस पाटीदार आंदोलन के चलते डेंट करने में, नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। उस आंदोलन के नेताओं की अगर बात की जाए तो हार्दिक पटेल आपको याद होंगे, अल्पेश ठाकोर आपको याद होंगे, ये दोनों अब बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस विश्लेषण को आगे बताने से पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि इस एग्जिट पोल को बाक ने किया है। एग्जिट पोल ज्यादा सटीक हो इसलिए हमने गुजरात को 4 क्षेत्रों में बांट दिया है और सबसे पहले हम उत्तर गुजरात की बात करेंगे, जिसमें मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा जैसे जिले आते हैं और ये हिस्सा राजस्थान से सटा है। उत्तर गुजरात की 32 सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें जीतने की उम्मीद है। यहां पर इस प्रोजेक्शन के मुताबिक है। आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। इस क्षेत्र में बीजेपी को 2017 के मुकाबले नफा नुकसान की बात करें तो 4 सीट का फायदा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को नॉर्दर्न गुजरात में, उत्तर गुजरात में 4 सीट का नुकसान हो रहा है। और उत्तर गुजरात के लिहाज से यह तस्वीर अहम है, क्योंकि उत्तर गुजरात में 2017 में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी को के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की गई थी। अब एग्जिट पोल के मुताबिक ये तो उत्तर गुजरात की तस्वीर है, जिसमें प्रोजेक्शन और संभावनाएं ये कह रही हैं कि बीजेपी 18 सीटें निकाल सकती है और कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 14 सीटों का अनुमान है। अब उत्तर गुजरात से चलते हैं दक्षिण गुजरात और वहां पर भी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बढ़त बना रही है। दक्षिण गुजरात की जब बात की जाती है तो सूरत, नवसारी, वलसाड जैसे डिस्ट्रिक्ट यानी जिले आते हैं। ये दरअसल बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है। महाराष्ट्र से सटे इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और उसी की एक मिसाल इन प्रोजेक्शंस में भी आप देख सकते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी 24 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें जीतती दिखाई देती है, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 और अन्य के हिस्से में 1 सीट आने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को दक्षिण गुजरात में ही सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी को 1 सीट का और कांग्रेस पार्टी को 4 सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है और इसका फायदा किसे हो रहा है, इन आंकड़ों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दक्षिण गुजरात में 4 सीटें यहां पर निकालती दिखाई देती है। जो कांग्रेस पार्टी का 4 सीटों का नुकसान है और बीजेपी का 1 सीट का नुकसान है, दरअसल वो आम आदमी पार्टी के लिए सीटों में तब्दील होता है। अब सीटों के लिहाज से दक्षिण गुजरात से आपको लेकर चलते हैं सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात का सबसे बड़ा क्षेत्र। और एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 54 सीटों में से 35 सीटें यहां जीत रही है। इस बड़े क्षेत्र में 54 सीटें हैं सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां पर बीजेपी के लिए 35 सीटें जीतने का अनुमान, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीटें जाने की संभावना। आम आदमी पार्टी यहां भी 2 सीटें जीत सकती है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, जबकि बीजेपी के लिए यहां 12 सीटों का फायदा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 14 सीटों का नुकसान और बीजेपी के लिए 12 सीटों का फायदा सौराष्ट्र कच्छ का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां से हो रहा है। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, 2017 के असेंबली इलेक्शंस में इस रीजन में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस पार्टी को जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो बीजेपी के गेन के तौर पर तब्दील भी हो रहा है। अब गुजरात के सबसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र मध्य गुजरात की बात करते हैं। इसमें अहमदाबाद और वडोदरा जैसे जिले आते हैं। सीटों के लिहाज से एक क्षेत्र सबसे बड़ा है और मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 43 सीटें, 61 सीटों में से 43 सीटें बीजेपी जीत सकती है और वहीं कांग्रेस
14 सीटें निकाल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के 1 सीट जीतने की संभावना मध्य गुजरात में है। मध्य गुजरात में अन्य की अगर बात की जाए तो 3 सीटें जीतने की संभावना है। अब यहां बड़ा सवाल ये, इन अदर्स में ये इंडिपेंडेंट हैं या फिर AIM जैसी पार्टियां हैं। यहां पर अगर नफा नुकसान की बात की जाए तो बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां भी मध्य गुजरात में भी बड़ा नुकसान हो रहा है 8 सीटों का। तो ये हमने आपको डीएनए में गुजरात के 4 अलग अलग क्षेत्रों का एग्जिट पोल दिखाया है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर बाग के एग्जिट पोल की फाइनल टैली क्या है, यानी 182 मेंबर की जो असेंबली है उसमें पार्टी वाइज कितनी सीटों का किस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन है। तो बाग एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी 110 से 125 सीटें जीत सकती है। अब 2017 से तुलना की जाए तो बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, यानी डबल डिजिट में रही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी कम से कम 11 सीटों के फायदे में दिखाई देती है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर है और आपको बता दें एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 45 से 60 सीटें यहां जीतती दिखाई देती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, उनके प्रदर्शन की बात की जाए, जब बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश की गई थी तब कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें जीती थी, यानी सीधा सा मतलब है 2022 में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को कम से कम 17 सीटों का नुकसान यहां पर होता दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा एग्जिट पोल के मुताबिक 32 सीटों तक भी पहुंच सकता है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, जिसके द्वारा परिवर्तन का दावा किया गया गुजरात में। आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में 1 से 5 सीटें जीतने की संभावना है। 2017 के मुकाबले ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों में 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और सभी 29 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 2017 में अगर आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की बात की जाए तो ये सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, 0.10% रहा था। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के हिस्से में 0 से लेकर 4 सीटें आने की संभावना है, यानी एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा है और बीजेपी क्लीन स्वीप करते यहां पर दिखाई दे रही है। सीटों के बाद अगर बात करें कि किस जाति ने किस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, तो यहां भी सीधे तौर पर बीजेपी ही बाजी मारती दिखाई देती है। सवर्ण हिंदुओं की बात की जाए तो एग्जिट पोल के मुताबिक 49% सवर्ण हिंदू ने बीजेपी को वोट किया है, वहीं 41% ने कांग्रेस को चुना है, जबकि आम आदमी पार्टी और अन्य पर 10% सवर्ण हिंदुओं ने भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के मुताबिक 48% ओबीसी ने बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 43% ओबीसी का वोट मिला है। गुजरात की राजनीति में पटेल की भूमिका काफी अहम रही है और यहां पटेल कड़वा और लेउआ में बटे हुए हैं। हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कड़वा पटेल के लिए 58% कड़वा पटेल ने बीजेपी को वोट दिया है, जबकि 34% कड़वा पटेल का वोट कांग्रेस पार्टी के पास गया है। वहीं बात अगर लेउआ पटेल की बात की जाए तो 53% लेउआ पटेल ने बीजेपी पर, वहीं 37% ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को ज्यादा पटेल वोट, लेउआ पटेल वोट नहीं मिला है। लेउआ पटेल ज्यादातर सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों में रहते हैं, जबकि कड़वा पटेल समुदाय की बात की जाए तो ये उत्तर गुजरात के महसाणा, अहमदाबाद, कड़ी कलोल और विसनगर इलाके में रहते हैं। अब बात करेंगे पिछड़ों की, तो गुजरात के पिछड़ों ने भी बीजेपी पर ही भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के मुताबिक 48% दलित ने बीजेपी को चुना है, वहीं 41% ने कांग्रेस को वोट दिया है। आम आदमी पार्टी पर 7% दलित ने भरोसा जताया है, वहीं अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 4% वोट है। आदिवासी, जो कि ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और बीजेपी द्वारा इस वोट बैंक को साधने के लिए बाकायदा रणनीति बनाई गई, आदिवासी भी गुजरात में बीजेपी के साथ जाता दिखाई देता है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक 49% आदिवासी बीजेपी को वोट किया है उनके द्वारा, जबकि कांग्रेस पर 42% आदिवासियों ने भरोसा जताया है।
यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, एनडीए ने जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट बनाया था, तब बड़ी बात यही कही गई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश आदिवासी वोट बैंक को साधने की है। और अब बात करेंगे गुजरात में अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा 67% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट किया है, जबकि आम आदमी पार्टी पर 19% मुस्लिमों ने भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 11% मुस्लिमों का वोट मिलने की संभावना है, जबकि 3% ने अदर्स पर भरोसा जताया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन अदर्स में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM शामिल है। तो कोई भी चुनाव बिना मुद्दों के नहीं हो सकता। मुद्दों के लिहाज से भी हमने एग्जिट पोल किया है और गुजरात में चुनाव में कौन से मुद्दों ने असर दिखाया है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा थी और 9% लोगों ने इसके आधार पर यानी बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महंगाई का मुद्दा विपक्ष द्वारा खूब उठाया गया। 11% वोटर्स ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना। ध्रुवीकरण की बात गुजरात चुनाव में बार बार की गई। ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा तो नहीं बन पाया, लेकिन 3% पर इस मुद्दे का असर देखा गया। अक्सर बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताता रहा है और यह आरोप लगाता रहा है कि जब भी बीजेपी मुश्किल में फंस जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतार देती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ध्रुवीकरण सिर्फ 3% लोगों के लिए मुद्दा रहा। विधायक और राज्य सरकार के कामकाज की बात की जाए तो लोगों ने ज्यादा तवज्जो यहां नहीं दी। एग्जिट पोल के मुताबिक ये मुद्दा केवल 5% और साथ ही 6% ये लोग वोटर ने इसे कंसीडर किया, इस पर ध्यान दिया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले। तो राज्य सरकार का कामकाज सिर्फ 6% लोगों के लिए मुद्दा बना। अब हम जो आंकड़े आपको बताने जा रहे हैं वो मुद्दों के लिहाज से काफी अहम आपके लिए होंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन या विरोध के नाम पर 34% वोट पड़े। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ 18% लोगों के लिए मुद्दा बना। इन मुद्दों का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि गुजरात चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही रहे, मोदी फैक्टर रहा। 34 और 18% को अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 52% होता है, यानी गुजरात का चुनाव पूरी तरह नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो सीधे तौर पर इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं कि एग्जिट पोल पर अलग अलग पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का एक चुनाव था और फिर से एक बार कांग्रेस का बहुत ही खराब पराजय होगा। आम आदमी पार्टी की मैं क्या बात करूं, जिस प्रकार से मुझे माहिती मिली कि फर्स्ट फेज के चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे राज्य के दोनों युवकों को बहुत ही खराब तरीके से धमकाया है। उनको 8 तारीख को उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली की जनता की मेहनत की जो कमाई थी और वो कमाई जो गुजरात के प्रोपेगेंडा में जो इस्तेमाल किया था, वो सही तौर में जब पहला फेज़ का चुनाव ख़त्म हुआ तभी पता चल गया कि यहाँ खाता नहीं खुलने वाला है। तो चुनाव सत्ता के लिए था ही नहीं हमारा चुनाव तो गुजरात के हित के लिए था। गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही थी और गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी तो संबंधों का चुनाव चल रहा था। वो संबंधों में जीत चुकी है और गुजरात और भारतीय जनता पार्टी का संबंध देश में नंबर 1 संबंध वापस से पुरवार होने वाला। इस बार गुजरात का गांव सरकार बना रहा है और शहर में मत प्रतिशत अगर आप देखें तो 50 के नीचे रहा है, चाहे वो पहले फेस में देख लें चाहे दूसरे फेस में देख लें। और गांव का मत प्रतिशत जो है 66 के ऊपर रहा है और ट्रेडिशनली हम लोग गांव में मजबूत रहे हैं। और तो हमारा अपना ये मानना है कि 126 सीटें गांव की हैं, उनमें हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े और हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। और जिस तरीके से चाहे अहमदाबाद हो, चाहे राजकोट हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, जिस तरीके से वोटर्स में डिप्रेशन है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर में डिफरेंस है। इस बार हमें जो है उस डिप्रेशन का भी लाभ मिलेगा। हमारे वोटर ने तो वोट पूरा दिया है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं ना कहीं निराश होकर के घर बैठा है। तो आने 8 तारीख को आप देखिएगा कांग्रेस
एक बहुमत से सरकार बनाएगी। वो बहुमत कितना होगा तो वो उसके लिए मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जानिए हम लोग 100 सीटों से ऊपर रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटर टर्नआउट को लेकर ये उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट पड़ा है तो ये तस्वीर बदल जाएगी 8 दिसंबर को, ऐसा उन्हें उम्मीद है। और इसी एग्जिट पोल पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। विशाल पांडे हमारे साथ हैं और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल रवि त्रिपाठी आपसे है, और यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बीजेपी 7th स्ट्रेट टाइम मैंडेट के साथ कमबैक करती दिखाई देती है। इसके अलावा जो बहुत अहम बिंदु है वो है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। एक मोदी फैक्टर की बात बार बार की जाती है भारत की राजनीति में, और वो फैक्टर कम से कम इस एग्जिट पोल के मुताबिक पूरे तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मोदी फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर है किसी भी चुनाव में, वो चाहे बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी की नैया पार लगाते हैं। चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो। तो सेंटर का इलेक्शन तो मोदी के नाम पर ही लड़ा जाता है, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में भी मोदी के नाम पे ही वोट पड़ रहे हैं, और ये तो उनका होम स्टेट है जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की, जहां वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, लगातार 12-13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और यहीं का इसी गुजरात मॉडल को बेच के वो प्रधानमंत्री बने। तो कुछ ना कुछ उन्होंने किया है यहाँ, जिसकी वजह से जनता उनसे कनेक्टेड है। आप देखिए भुज भूकंप के बाद किस तरह से भुज और कच्छ के इलाके का उन्होंने काम करके उद्धार किया, मतलब एक तरह से कहा जाए उसका पूरा कल्याण कर दिया उस इलाके का, और वहां के लोग आंख मूंद कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ होते हैं। सूरत के लोगों से बात की जाए तो सूरत के लोग कहेंगे जब सूरत में फ्लड आया था 2007-8 में, तो बतौर मुख्यमंत्री 15 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी वहां रहते हैं, नाव से घूम घूम कर लोगों की जानकारी लेते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो एक कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल बॉन्डिंग है, एक बेटा के नाते वो अपने आप को यहाँ कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन है, हर घर से कनेक्शन है, हर लोग से कनेक्शन है, और काम के साथ भी कनेक्शन है, और दंगा मुक्त गुजरात करने का भी एक कनेक्शन है, जो गुजरात के लोगों को समझ में आता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को कितनी बड़ी राहत दी है। एक जमाने में हर साल यहाँ दंगा होना, हर साल को लोगों के मारे जाने की खबर होती थी, तो वो चाहे हिंदू समाज के लोग हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बावजूद इसके वो चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की रहे, क्योंकि ये रहेगी तो शांति रहेगा, और शांति रहेगा तो धंधा जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कम किया। देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी गुजरात सरकार के खिलाफ जी। 1 साल पहले पूरी सरकार बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है। इंटरेस्टिंग है, सीएम बदले जाते हैं, कई विधायकों के टिकट काट दिए जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, और फिर जब एग्जिट पोल के प्रोजेक्शंस आते हैं तो नरेंद्र मोदी इन सब के ऊपर एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर उभर कर आते हैं। और आप अभी कह रहे थे दंगों को लेकर जो एक इतिहास रहा गुजरात में, बीजेपी लगातार इसी पॉलिटिकल नैरेटिव को कहती आई, रिपीट करती आई, एंडोर्स करती आई कि बीजेपी ने दरअसल जो कर्फ्यू लगा रहता था, बीजेपी ने उस कर्फ्यू पर ही कर्फ्यू लगा दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था वो होम मिनिस्टर से लेकर चाहे लोकल प्रत्याशी रहे, सब ने बहुत पुरजोर तरीके से बीजेपी की इस पॉलिटिकल नैरेटिव में उठाया। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, आप लगातार गुजरात का दौरा कर रहे थे, एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन कहता है कि बीजेपी वापस आ रही है, रिकॉर्ड 7th टाइम। ग्राउंड पर आपने क्या इसी तरह के करंट्स को महसूस किया? ग्राउंड की तस्वीर और ये जो प्रोजेक्शंस जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोजेक्शन जी न्यूज़ ने किया है, मुझे लगता है कि यहां तक बीजेपी बहुत आसानी से पहुंचेगी, और हो सकता है बीजेपी इस रिकॉर्ड को भी यहां पर पार कर जाए। पहली चीज, जब मैं लोगों से मिलता था, मैं उनसे मुद्दे पूछता था, तो वो मुद्दे बताते वक्त ये कहते थे मोदी को वोट करेंगे। तो तमाम मुद्दे मोदी के आगे यहां पर छोटे पड़ते साबित हमें दिखाई पड़े हैं। मोदी फैक्टर सबसे बड़ा रहा है। यहां पर कोई बीजेपी के नाम पर वोट नहीं मांगता दिखा है, ना कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट मांगता दिखा है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर। और यही वजह है कि 27 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है। दूसरा, मैं भुज में था, वहां पर जय आचार्य से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक आम गुजराती को क्या चाहिए? सड़क सुरक्षा,
बिजली, पानी, ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने दी है। नर्मदा का पानी भुज तक पहुंचाया है, कच्छ तक पहुंचाया है। तो इसके अलावा हमें कई ऐसे भी लोग मिले जो मौजूदा बीजेपी सरकार से बहुत नाराज थे। जैसे मैं राजकोट गया, मोरबी गया, इसके अलावा भुज में भी हमें कई लोग मिले, अहमदाबाद में मिले। वो बताते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है। लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता था कि ये सब तो ठीक है, आप वोट किसको करेंगे, तो वो कहते थे भाई देखो, मैं वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही करूंगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है और मोदी ने हमें सुरक्षा दी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ दक्षिण भारतीयों के बीच में गया, उन्होंने कहा और लगातार बीजेपी ये भी कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी पीछे छूट चुकी है, प्रो इनकम्बेंसी की बात यहाँ पर की जानी चाहिए। डबल इंजन की बात बीजेपी लगातार करती आई है और कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, चेहरे के लिहाज से इन दोनों ही पार्टियों की कैंपेन की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा लीडर दिखाई नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को और जो उनका गुजराती वोटर के साथ, गुजरात की जनता के साथ जो कनेक्ट है उसे मैच कर पाता। रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको दूसरे चरण में वोटिंग के रंग दिखाते हैं। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ढोल नगाड़े की आवाज, मतदाताओं के मतदान के जोश और हाई प्रोफाइल नेताओं के वोट के साथ आज गुजरात में लोकतंत्र का महापर्व पूरा हो गया। आज दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें गांधीनगर और अहमदाबाद जिला भी शामिल था, जिसमें कई अलग अलग मतदान केंद्रों पर कई हाई प्रोफाइल मतदाताओं ने वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर लोकसभा और साबरमती विधानसभा के रानिप में वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वोट डालने के बाद चुनाव आयोग को बधाई दी और मतदाताओं को बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए धन्यवाद दिया। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पोलिंग बूथ तक पैदल चलकर गए। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी हुई।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के वोट देने से पहले रोड शो करने पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने भी आज गांधीनगर में वोट डाला। सर आप आगे बताइए। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में वोट डाला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में वोट डाला और दावा किया कि बीजेपी जीत का पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अहमदाबाद में वोट डाला। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने विद्यासागर हाई स्कूल में वोट डाला और पार्टी के बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद में वोट डाला। गुजरात चुनाव में मशहूर हस्तियों ने भी आज वोट डाले। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, इरफान पठान और नयन मोंगिया ने भी आज वोट डाला। आज मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी जोश देखने को मिला। युवाओं में तो यही सोचा कि डेवलपमेंट कौन ज्यादा कर रहा है, कौन सी पार्टीज या फिर कौन से क्या बोल रहे हैं कि अपने अंदर लड़ाई की जगह पे जो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देना है। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही, मतलब हमको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में जनता के? विकास, विकास और विकास, शांति सलामती और विकास। कहीं दिव्यांग ने पैर के अंगूठे से वोट डाला। तो कहीं 102 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने भी मतदान किया। मतदान के दौरान लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापारियों ने अनूठी पहल की। हर मतदाता को वोट देने के बाद कमल खिलाकर स्वागत किया। गुजरात के सभी 182 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी का 24 वर्षों से सबसे ताकतवर किला और मजबूत हुआ या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से कमजोर हुआ है। अहमदाबाद से विशाल पांडे और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुजरात को लेकर एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी की सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो रही है। और अब हम आपसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल की। विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन जी न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे चौंकाने वाले। और इस एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे क्यों आए हैं और इसके क्या मायने हैं, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण को बताने से पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं, इस एग्जिट पोल को बाक ने किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 47% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 41% वोट मिले हैं। जोर शोर से इस चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को केवल 2% वोट मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जाने की संभावना है। जब ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं तो हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि ये संभावनाएं हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
बीजेपी फिर से हिमाचल प्रदेश में इस एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनाती हुई दिख रही है। पहाड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि वहां आसानी से सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन जो बीजेपी ने नारा दिया था परिवर्तन का कि पुराने रिवाज बदल जाएंगे, उसमें बीजेपी इन आंकड़ों में कामयाब होती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से बीजेपी इस चुनाव में 35 से 40 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक बड़ा दाव खेला था, वो 20 से 25 सीटें जीतने की कांग्रेस पार्टी की संभावना है। वहीं आम आदमी पार्टी के 0 से लेकर 3 सीटें जीतने की संभावना है और अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 1990 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि एक ही पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीतने में हिमाचल प्रदेश में कामयाब हो जाए। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 1980 से लेकर 1990 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज को लेकर 77% लोगों की राय अच्छी रही। इनमें 35% लोग उनके कामकाज से बेहद खुश हैं। हालांकि 20% लोग उनके कामकाज को बेहद खराब भी मानते हैं। दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। बीते 5 वर्षों में बीजेपी के कामकाज के लिहाज से 66% लोग खुश हैं। 28% बीजेपी के कार्यकाल को बहुत बेहतर मानते हैं, जबकि 30% ऐसे भी वोटर रहे जो इसे बेहद खराब मानते हैं। हालांकि इन आंकड़ों से साफ होता है कि बीजेपी को लेकर हिमाचल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस बार चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा थी और कांग्रेस इसी मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार को घेर भी रही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 55% लोगों का मानना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को चुनावी फायदा हो सकता है। हालांकि 42% लोग मानते हैं कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा। पुरानी पेंशन स्कीम के अलावा हिमाचल प्रदेश में कई और अहम मुद्दे रहे जिसने मतदान को प्रभावित किया। एग्जिट पोल में 32% लोगों ने माना कि उन्होंने केंद्र राज्य की योजनाओं के आधार पर वोट दिया, जबकि 15% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए वोट डालने की बात कही। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक इन मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। वहीं 12% लोगों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम मतदान करने का एक अहम मुद्दा थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में काफी अहम रहे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे की, क्योंकि किसी भी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा काफी ज्यादा असर डालता है। एग्जिट पोल के मुताबिक 35% लोग मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पसंद करते हैं। वहीं 18% लोग प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री का सबसे बेहतर चेहरा मानते हैं। प्रतिभा सिंह, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वैसे इस बार चुनाव में कांग्रेस की ओर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। बीते 3 दशक से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा वीरभद्र सिंह ही रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष उनका निधन हो गया था। इसलिए इस बार कांग्रेस बिना किसी बड़े चेहरे का चुनाव लड़ी है। 12% लोग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, जबकि 9% लोग हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस के ही नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी 8% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर रैलियों में डबल इंजन की सरकार और उसके फायदे बताते हैं। डबल इंजन मतलब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार, और 75% लोगों का मानना है कि राज्य को डबल इंजन की सरकार से फायदा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक लोग मानते हैं, 83% लोग मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर हुआ है।
तो नरेंद्र मोदी के प्रभाव के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, नरेंद्र मोदी क्या हिमाचल चुनाव में सबसे प्रभावशाली होंगे? जवाब में 48% ने कहा जरूर प्रभावशाली होंगे, वहीं 35% ने कहा कि कुछ हद तक प्रभावशाली होंगे और सिर्फ 12% ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं 5% के लिए इस पर कोई जवाब देना मुश्किल रहा। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से यह साफ होता है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर मामूली लेकिन कम हुआ है। वहीं कुछ सीटों का उसे नुकसान भी हो रहा है। अगर इस एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो इसके कुछ और मायने भी हैं। पहली बड़ी बात, अगर यही नतीजे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मतलब हिमाचल की जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही गवर्नेंस का, शासन का मौका देना चाहती है। दूसरी बड़ी बात, 1990 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब हिमाचल प्रदेश में लगातार सत्तारूढ़ पार्टी फिर से चुनाव जीतने में सफल हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप काम करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जनता आपको बार बार चुन सकती है। तीसरी बड़ी बात, अगर एग्जिट पोल के नतीजे आधार बनाए जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी अब भी देश में सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं और किसी भी विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बनते दिखाई देते हैं। चौथी बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई खास असर नहीं दिखा। पार्टी ने जितना दावा किया उसके मुकाबले सीटें बेहद कम आने की संभावना है। पांचवी बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में अब भी दो पार्टियों के बीच ही मुकाबला है, यानी परंपरागत ही लड़ाई है और वो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हिमाचल प्रदेश में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ। अब आपको सुनवाते हैं एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है। देखिए, गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव न विकास पे हुआ न मुद्दों पर हुआ है, वो पोलराइजेशन पे हुआ। और यकीनन मैं ये कहते हुए नहीं हिचकिचाऊंगा कि दिल्ली में और गुजरात में जितनी मेहनत हमें कांग्रेस को करनी चाहिए थी, हमने इतनी मेहनत नहीं की है। तो आप सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही पार्टी की जो रणनीति रही गुजरात को लेकर उस पर सवाल खड़े करते यहां दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश से लेकर चलेंगे दिल्ली के एमसीडी चुनावों के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल मतदान हुआ। हमने मतदान करके बाहर निकलने वाले वोटरों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार उनके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे और उन्होंने मतदान करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बाग के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार एमसीडी में कौन काबिज होने वाला है। एमसीडी के सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 82 से 94 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 134 से 146 सीटें मिल सकती हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब है 15 साल से एमसीडी पर राज कर रही बीजेपी के लिए यह एग्जिट पोल बुरी खबर है और आम आदमी पार्टी उसका एमसीडी का किला भेदते दिखाई देती है। कांग्रेस को सिर्फ 8 से 14 सीटें जबकि अन्य को 14 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आपको बताएंगे कि एमसीडी चुनाव में किसने किसे वोट दिया। तो बाग के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को कुल 39% लोगों ने वोट दिया, जिसमें बीजेपी को 42% वोट पुरुषों ने दिया जबकि 32% वोट महिलाओं ने दिए। इसी तरह आम आदमी पार्टी को कुल 46% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी बीजेपी से 4% ज्यादा, जिसमें उसे 44% वोट पुरुषों ने जबकि 50% वोट महिलाओं के मिल सकते हैं। यानी बाग के एग्जिट पोल के अनुसार महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग की।
हमारे एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में कूड़ा और साफ सफाई का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। करीब 50% पुरुषों और 43% महिलाओं के लिए यह बड़ा मुद्दा रहा। आपको याद होगा कैंपेन के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान कूड़े के कुतुब मीनार का जिक्र बार बार किया गया था। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर बात की जाए तो प्रदूषण का नंबर आता है, पोल्यूशन का नंबर आता है, जहां 19% पुरुषों और 14% महिलाओं ने इसे बड़ा मुद्दा माना। दिल्ली में शराब नीति, जिस पर खूब सियासत हुई, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली की जनता का इस बारे में क्या सोचना रहा। बाग के एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली के 37% वोटर मानते हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ, जबकि 52%, जी हाँ 52% का यह मानना है कि दिल्ली की शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ। तो शराब आबकारी नीति, जिस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी वार पलटवार हुआ, वो उस तरह से बीजेपी के लिए नंबर्स नहीं ला पाई जिसकी उम्मीद इस एग्जिट पोल में शायद बीजेपी को रही होगी या 7 तारीख को रही होगी। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 52% लोगों को नहीं लगता कि दिल्ली की शराब नीति में किसी तरह का घोटाला हुआ है।